Hello everyone, welcome to Learner's Garage. This is Engage in English Part 3. And in this Engage in English series, we are discussing your grammar section, okay? And in today's lecture, you will find questions based on sentence improvements, okay? Spot the errors, basic fillers and phrasal verbs. Phrasal verbs, as you know, verb plus preposition, which have some different meanings despite of words used in them, okay? So then in today's class, okay, we will discuss all these four parts, okay, which are lucrative for various competitive exams conducted anywhere in India. Okay, so let's start the lecture now. The first question for today, here is the instruction. You have to make correct in the underline part, okay. His powerful desire, you have to make the correction in this. Brought about his downfall, okay, you have to correct this. And options are his intense desire, his desire for power, his fatal desire, or no correction, okay. Means in some sentences you will find that there is no correction needed, okay, there is no need of correction anywhere, so you have to choose in that case option number D. So here his powerful desire, अगर आपको पता हो थोड़ा सा, पावरफुल इज एन एडजेक्टिव, क्या है, एक एडजेक्टिव है, प्लस में डिजायर एक नाउन है. कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो यहाँ से एडजेक्टिव बाद नाउन आया है, एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हिज पावरफुल डिजायर के बारे में सोचिए, हिज पावरफुल डिजायर, हिज पावरफुल डिजायर इस, अब हिज पावरफुल डिजायर के बाद अगर कोई आपको आंसर मिल रहा है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंसिक्वेंस क्या हुआ, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे हिज पावरफुल डिजायर को नहीं लिया जाएगा. जबकि अगर हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हिज डिजायर फॉर पावर. हिज पावरफुल डिजायर, देखिए इसका नहीं मिल रहा है कि पावरफुल डिजायर क्या किया, कुछ नहीं किया. लेकिन हिज डिजायर फॉर पावर, ध्यान दीजिएगा, हिज डिजायर फॉर पावर यानी कि इसका जो पावर, जो प्राप्त करने का जो इच्छा था, ब्राउट अबाउट मतलब होता है लाना, चेंज लाना. तो क्या किया, डाउनफॉल का कारण बना, यानी कि पतन का कारण बना. तो ऑप्शन नंबर जब बी डालिएगा ना, तो हिज डिजायर फॉर पावर यानी कि उसकी जो शक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा जो था, उसके चलते उसका पतन हो गया. तो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन देने पर जा रहा है. ओके, समझ गए. तो देख लीजिएगा, एडजेक्टिव नाउन के बाद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया था, जिसके चलते ऑप्शन नंबर जो, मतलब जो भी क्वेश्चन था वो गलत था. After replacing with option number B, you will find this sentence grammatically correct. So here the option number B is correct. His desire for power. यहाँ पे एक वर्ड है फटल ना, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आता है बीच में तो उसको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा. सो हियर द वर्ड फटल मीन्स डेडली. डेडली मीन्स घातक, ओके. डेडली मीन्स घातक, एक डेडली मतलब होता है घातक, तो फैटल मतलब होता है जानलेवा. ओके, याद रखिएगा इसको. मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो यहीं सारा दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग को. इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. चलिए, एज डायरेक्शन प्रोवाइडेड, आपको सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है उसको करेक्ट करना है. द स्टूडेंट्स विल नॉट कम अंटिल दे आर इंस्ट्रक्टेड. चलिए, क्या दिक्कत है, अनलेस एक्सेप्ट इवन इफ या इवन विथ, किससे रिप्लेस कीजिएगा. तो वर्ड यहाँ पे अंटिल है, और तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंटिल और अनलेस का यूज कहाँ होता है. ओके, तो देखिए, अंटिल का यूज होता है टाइम के केस में, और अनलेस का यूज होता है कंडीशन के केस में. आप स्टूडेंट्स विल नॉट कम अंटिल दे आर इंस्ट्रक्टेड, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि अब 10 बजे तक इंस्टीट्यूट नहीं आएगा तो हम स्कूल को बंद कर देंगे. ओके, तो ऐसा कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है. यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट्स विल नॉट कम, स्टूडेंट नहीं आएंगे जब तक कि उनको बुलाया ना जाए, यानी कि जब तक उनको इंस्ट्रक्ट न किया जाए. बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब तक उनको इंस्ट्रक्ट न दिया जाए तब तक उन लोग नहीं आएगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन जब तक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उन लोग नहीं आएगा. यहाँ पे अनटिल ना होकर आपको अनलेस होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था, अनलेस होना चाहिए था. ध्यान से देखिएगा. तो ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, अनलेस. अनलेस यूज होता है कंडीशन के लिए, अनटिल होता है टाइम के लिए. अब जनरली जो बच्चों लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन होता है, टिल. टिल एक निगेटिव वर्ड नहीं है. टिल मतलब होता है जब तक, ये भी टाइम के लिए यूज होता है. और अनटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं के सेंस में. ओके, तो इसको ध्यान देखिएगा. और एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया था, अनटिल में डबल एल करके क्वेश्चन दे दिया, UNTILL, और बोल दिया ना कि बताइए कि करेक्ट वर्ड कौन है. ऐसा भी क्वेश्चन आता है. तो हम लोग का जनरल जो परसेप्शन होता है, हम लोग समझते हैं कि टिल है, TILL, तो हम लोग अनटिल में भी डबल एल करके ही समझते हैं, जबकि हो जाता है गलत. यहाँ पर डबल एल नहीं, अनटिल में सिंगल एल होता है. एक निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अनटिल मतलब जब तक, किसका, टिल का मतलब, और अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं. अनलेस कंडीशन के यूज में होता है जब तक कि नहीं के ही सेंस में, दोनों का मीनिंग सेम है, जब तक कि नहीं.
अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल टाइम बताता है, ओके। और टिल है से जब तक के सेंस में यूज होता है, ओके, पॉजिटिव सेंस में, निगेटिव वर्ड नहीं है। तो आई थिंक क्लियर होगा सारा चीज़। अनलेस को देख लीजिएगा, द स्टूडेंट विल नॉट कम अनलेस दे आर इंस्ट्रक्टेड, जब तक आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तब तक स्टूडेंट्स आने वाले नहीं हैं। वही सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अनटिल मतलब अप टू अ सर्टेन टाइम, मतलब अनटिल का मतलब होता है कि किसी टाइम बॉन्ड मैनर में, और यूजल का होता है टाइम लिमिट नॉट टू बी क्रॉस, मतलब उससे अधिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि नहीं, ओके। और अनलेस मतलब होता है एक्सेप्टिव, यानी कि जब तक कि कंडीशन के केस में, जब तक कि मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि फुलफिल ना हो। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, एक ऐसा वर्ड से आपको फिल करना है, यानी कि सब जो गिवन सारे वर्ड्स हैं आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाइएगा। मॉब लिंचिंग इंडीड वेरी डेंजरस टू आवर सोसाइटी एंड देयर मस्ट बी डैश इंटरवेंशन बाय द पुलिस टू डू अवे विथ। सबसे पहले तो जो डू अवे विथ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ओके। फुल स्टॉप मैंने अच्छा दिया है डू अवे विथ दिस प्रैक्टिस, सही है। चलिए, तो लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए ना, कोई सेंटेंस एंड करता है तो, अगर जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है मॉब लिंचिंग मतलब होता है भीड़ के द्वारा, चाहे रीजन कुछ भी हो, किसी लोगों को कुचल कर मार देना, ठीक है, किसी लोग को कुचल कर मार देना, किसी आदमी को मॉब लिंचिंग कहलाता है। तो हमारी सोसाइटी के लिए इंडियन मतलब निसंदेह बहुत ही खराब चीज़ है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस चीज़ है, घातक चीज़ है। मस्ट बी इंटरवेंशन, तो क्या होना चाहिए कि किसका इंटरवेंशन होना चाहिए, मस्ट बी इंटरवेंशन बाय द पुलिस, पुलिस का इंटरवेंशन होना चाहिए। टू डू अवे विथ होता है एंड, डू अवे विथ मतलब याद रखिएगा एंड होता है इसका मतलब समाप्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टू डू अवे विथ, ओके। डू अवे विथ तीनों का एक साथ मीनिंग जाता है डू अवे विथ का। दिस प्रैक्टिस मतलब इस प्रथा को बंद करना चाहिए, क्या, इम्पीडिएट, रेटिफाई, स्ट्रिंजेंट या एमिनेबल। तो सबसे पहले वर्ड्स का तो मीनिंग देख लेंगे, जो करेक्ट वर्ड है इसका स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब सख्त, तो एक सख्त इंटरवेंशन होना चाहिए पुलिस का। जब तक कि पुलिस इसमें पूरी अच्छी तरह से इंटरवेंशन नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, तब तक इस सब समस्या का सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, ओके। तो करेक्ट वर्ड वहाँ पे स्ट्रिंजेंट जा रहा है, जिसका मीनिंग होता है सख्त कार्रवाई करना, ओके। स्ट्रिंजेंट एक्शन टू बी टेकन बाय द पुलिस टू डू अवे विथ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वेयर प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी, ओके। सो दैट स्टेज ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला गया। आइए कुछ वर्ड्स जो है उसका मीनिंग आप लोग देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन तो आपका सी चला गया। इंस्टीजेंट का मतलब होता है सख्त, रिगरस, सीवियर इम्पैक्ट, ओके। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, मतलब रेटिफाई करना मतलब अप्रूव मतलब अनुमोदन दे देना, एक तरह से सहमति दे देना, ओके। इम्पीड का मतलब होता है ना बाधा डालना, ओके, जैसे कि डिले बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट देना और हिंडर, ओके, यही मीनिंग होता है। देख लीजिएगा सारा वर्ड्स को इम्पोर्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल एरर, चलिए ग्रामेटिकल एरर पता करना है, एबीसीडी ऑप्शन है। दिस रिप्यूटेड कॉलेज वाज फाउंड बाय गणेश लाल अग्रवाल इन 1954, ओके। हमारे एरिया में कॉलेज है जीएलए कॉलेज, ओके, उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो जीएलए कॉलेज के बारे में है गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, ओके, जिसको 1954 में फाउंड किया गया था। तो यह जो रिपोर्टेड कॉलेज है, ओके, एक रिपोर्टेड कॉलेज है, रिपोर्टेड एक तरह से एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आया है, कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई। वाज फाउंड बाय एक तरह से फाइंड किया गया किसी द्वारा गणेश लाल अग्रवाल इन 1954, अगर यहाँ पे ईस्वी सन उसके साथ इन लगता है, सही है। तो इस पार्ट में सही है, गणेश लाल अग्रवाल वाला भी सही लगता है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, नाम है तो। दिस रिपोर्टेड कॉलेज सही है। अब गलती पकड़ा रहा है पार्ट 2 में, अब गलती कहाँ है, फाउंड, यार ठीक लग रहा है, फाउंड तो किया गया है, फाउंड ठीक किया गया है, नहीं भाई गलत है, फाउंड नहीं होता है, फाउंडेड होना चाहिए था, ओके। अब क्यों होना चाहिए था उसके बाद देखिए, वाज फाउंड इसका करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि इससे रिप्लेस होकर ये सही होगा, ओके। दिस रिप्यूटेड कॉलेज वाज फाउंड नहीं होगा, वाज फाउंडेड बाय गणेश लाल अग्रवाल होना चाहिए था इन 1954, ओके। तो यहाँ से देखिए अब क्या गड़बड़ी है, इससे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ ऐसा बॉक्स होता है जो जनरली हम लोग समझ लेते हैं ना कि यही है। एक होता है फाइंड, उसका V2 होता है फाउंड और V3 भी होता है फाउंड। तो इसका फाउंड मतलब पाया, ओके, समझ रहे बात को, पाया, ओके। जबकि जब किसी चीज़ को फाउंड करना यानी कि सेटअप करना का सेंस, फाउंड मतलब किसी चीज़ को सेटअप करना, तो जब सेटअप करना का सेंस होता है तब वो मीनिंग फाउंड आता है। तो फाउंड एक V1 का सेंस में है, ओके, और उसका V2 फाउंडेड और V3 भी फाउंडेड होता है, यानी कि और किस चीज़ का वो स्थापना कर रहे हैं तो V3 सेंस में फाउंडेड होना चाहिए था, न कि फाउंड होना चाहिए। फाइंड का V2 है, तो क्या कॉलेज को भुला गया था क्या कि उसको फाइंड कर लिए हो भाई, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सेटअप किया गया है, सेटअप मतलब स्थापना करना, फाउंड करना, ओके। तो फाउंड V1 V2 फाउंडेड होना चाहिए था। आप समझ में आया कि इस पार्ट में क्यों ऐसा हो गया, तो इस पार्ट में इसीलिए ऐसा हो गया, यहाँ पे फाउंडेड होना चाहिए था, ओके, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लेट अस थिंक हाउ कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम एमिकेबली, ओके।
चलिए इस सेंटेंस में देखिए, एमिकेबली सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट अस थिंक, या हाउ कैन वी, किस पार्ट में गड़बड़ है? ओके, हाउ कैन वी, इसका पार्ट नंबर डी में गड़बड़ी है। हाउ कैन वी नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था हाउ वी कैन। अब क्यों ऐसा होना चाहिए था? देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, ओके, दिस इज अ सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। हमको सबको पता होना चाहिए कि कार कैसे चला जाता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है, हाउ टू ड्राइव अ कार, ऐसा कुछ सेंस जाता है। तो हाउ कैन वी एक गलत सेंस है, एक्स डाला हुआ मतलब काटा हुआ था। हाउ वी कैन एक करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, हाउ कैन वी, लेट अस थिंक, हाउ वी कैन होना चाहिए था ना, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एमिकेबली। एमिकेबल मतलब आराम आराम से, ओके। देखिए तो यहाँ पे गड़बड़ क्या था? हाउ जो कैन वी रिप्लेस करना करेगा इस सेंटेंस को, हाउ वी जो कैन, हाउ कैन वी था उससे हाउ कैन वी, यानी कि सेंटेंस एफर्मेटिव है। क्यों है ऐसा आप समझिए। इसका मीनिंग देखिए जरा सेंटेंस का, लेट अस थिंक, ठीक है, हम लोग को सोचना चाहिए क्या, हाउ कैन वी थिंक मतलब हाउ वी कैन, मतलब हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व अच्छा से कर सकते हैं। ना क्वेश्चन थोड़ी बोल रहा है भाई, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड्स है ही नहीं, ठीक है। ये हाउ एक तरह से देखा जाए ना, जैसे कि होता है एक सेंटेंस होता है, ही आस्ट में, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में देखिएगा, ही आस्ट में हुयर ही वाज, ओके, हुयर ही वाज या हुयर वाज ही, क्या होना चाहिए सही? यहाँ पे बस एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि वह कहाँ था, उसने पूछा कि वह कहाँ था। तो यहाँ पे एक सेंटेंस जब जाएंगे, ठीक है, तो हुयर ही वाज होना चाहिए था, ना कि हुयर वाज ही, क्योंकि सेंटेंस हम एफर्मेटिव बोल रहे हैं कि वह कहाँ था, ना हम पूछ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अरे वो हमसे बोला कि तुम कहाँ थे, तो तुम कहाँ थे एज ए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में जो है हम लोग क्या होना चाहिए था, हाउ वी कैन होना चाहिए था, ना कि हाउ कैन वी। ऑप्शन नंबर डी से रिप्लेस कर लीजिएगा, हाउ कैन वी एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए था, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो होता है आप लोग जानते होंगे, ओके। तो सब्जेक्ट आ गया आपका, यहाँ से देख लीजिएगा, ये तो कंजक्शन हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, उसके बाद वी, हाउ कैन वी। तो हाउ कैन वी गड़बड़ था, मतलब होना गड़बड़ तो हाउ कैन वी था ना, सही क्या होगा? हाउ वी कैन होगा ना, हाउ वी कैन, उसके बाद इस सेंटेंस सही होगा, ओके। बना लीजिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है मॉडल से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न योगा व्हेन आई वाज इन स्कूल। देखिए सेंटेंस में गलती क्या है, यूज टू, नीड टू, आउट टू या नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, क्या है इसमें? देखिए गड़बड़ है ना यहाँ पे वांट टू, क्योंकि सेंटेंस देखिएगा जब हम छोटा थे तो छोटा बच्चा थे तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल्स यूज करना है जो कि पास्ट में यूज हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूज टू जाएगा, क्या जाएगा? यूज टू, बाकी सब नहीं, पास्ट में यूज नहीं होता। तो आई यूज टू लर्न योगा व्हेन आई वाज इन स्कूल, ओके। तो यूज टू का यूज होगा तो जब तब जाके ग्रामेटिकली करेक्ट होगा या सेंटेंस, ओके। तो आप लोग यूज टू कर लीजिएगा। एक आजकल ना हाल में मैं देख रहा था, यूज टू, इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो क्या कैसे बनाएंगे? यूज नोट टू लगाइएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग इसको ना डिडंट यूज कर लीजिएगा, डिडंट यूज़, क्योंकि इसका निगेटिव जो होता है डिडंट यूज होता है, क्योंकि यूज टू का मतलब यूज जो है ना पास्ट कॉन्टेक्स्ट में ही होता है यूज टू, ओके। तो इसको अब यूज टू ऐसा कुछ नहीं होता है, तो देख लीजिएगा इसको, यूज टू का यूज मॉडल्स के सेंस में, तो देख लीजिएगा यूज टू है तो डिडंट यूज इसको करके निगेटिव बनाया जाता है। तो यूज टू डाल लीजिएगा इसका, योगा। चलिए यूज टू का कोई भी चीज़ पास्ट का चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, बताइए कि इसमें एरर क्या है। माई ब्रदर लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस, किसमें गड़बड़ है? माई ब्रदर लॉस्ट अ बिग ऑर्डर इन केस ऑफ हर फ्रॉम अ नॉन शोरूम, ओके। तो अगर आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे होंगे तो यहाँ देख लीजिए कि माई ब्रदर एक ऐसा नाउन है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है, ओके। ही, इसके लिए तो प्रोनाउन ही होगा। तो इसके लिए जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पोसेसिव केस आएगा तो यहाँ तो ही आना चाहिए था, हीज, सॉरी क्या आना चाहिए था? हीज आना चाहिए था पोसेसिव केस, जबकि हर दे दिया, हर तो सी के लिए यूज होता है, तो एक पार्ट तो गड़बड़ हो गया। तो आप लोग आंसर मिल गया होगा ऑप्शन वर्ब भी, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही गड़बड़ नहीं है, ओके, इतना ही गड़बड़ नहीं है, इसमें एक और गड़बड़ी है, आइए ध्यान से देखिएगा। हम लोग देखिए कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं क्या, आइदर वी शुड यूज इन केस, क्या होना चाहिए था? इन केस या बिकॉज का यूज करना चाहिए यहाँ पे, इन केस ऑफ यूज नहीं होता है, ठीक है, इन केस ऑफ हिज और हर नहीं होता है। इन केस के बाद हम लोग मतलब कंजक्शन यूज करेंगे किसके बाद?
इन केस या फिर बिकॉज, ये दोनों को यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ के बाद नहीं यूज होता है। तो ऑल्सो यूज हीज इन लिeu ऑफ हर, मतलब दो को गलती था, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इन केस ऑफ जो था, ठीक है, उसके जगह पे आप सिर्फ इन केस यूज कीजिए या फिर बिकॉज कर लीजिए इन केस के जगह पर, ठीक है। चलिए, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए इस पार्ट को भी पता कीजिए कि गलती कहाँ है। द मैन इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। देखिए, एट फर्स्ट द मैन इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक। देखिए, थोड़ा सा सेंटेंस को समझने की कोशिश किया जाए कि मैन उतना स्मार्ट नहीं था जैसा कि मैं पहले सोचता हूँ। ऐसा सेंटेंस जा रहा है, जैसा कि मैं पहले सोचता था, ठीक है, पहले सोचता था। अब सोचने का मेरा पास्ट में हो रहा है, तो सेंटेंस यहाँ पे पास्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे थिंक को आप लोग थॉट से रिप्लेस कर दीजिएगा, एट अ थॉट एट फर्स्ट। ओके, समझ गए। तो यहाँ से पार्ट नंबर डी में एरर होगा। देख लीजिएगा आगे आंसर में क्या दिया है, ऑब्वियसली डी होना चाहिए। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट कॉन्टेक्स्ट। सोचने का काम पास्ट में करते थे कि मैन उतना स्मार्ट नहीं था जितना कि हम पहले सोचते थे। उतना होता ही नहीं है भाई, जितना हम जानते हैं उससे कहीं डेंजरस हो जाता है भाई आदमी। तो थिंक को आप लोग थॉट में चेंज कर लीजिएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? देख लो फिर से भाई, नहीं तो बोलोगे कि समझ में नहीं आएगा। द मैन इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक फर्स्ट, मतलब उतना स्मार्ट आदमी नहीं होता जैसा कि जितना कि मैं पहले सोचता था। पहले सोचता था ना, फर्स्ट मतलब पहले सोचता था, तो पास्ट का बात कर रहे हो ना तुम अपने बारे में। चलो, अब एक फिलर सा क्या है, द डैश ऑफ स्कूल इज अ वुमेन ऑफ डैश, मतलब क्या द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेनली आपको ना एक फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है जो प्रिंसिपल स्कूल में होता है, और जो जनरल प्रिंसिपल होता है सिद्धांत वाला, उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, वही प्रिंसिपल होता है, PRINCIPL स्कूल का। और जो आप लोग थ्योरी देखते हैं, जो भी पढ़ते होंगे, उसका प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE। ओके, तब आप समझ में आओगे स्कूल का प्रिंसिपल को AL होता है। ओके, AL मतलब आप लोग याद रख सकते हैं कि स्कूल में एल होता है लास्ट में, तो स्कूल में एल वाला ही प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक, कोई भी ट्रिक लगा के याद रखिएगा, स्कूल का लास्ट में एल यानी कि प्रिंसिपल का लास्ट में एल। इसमें तो नहीं ना एल, इसमें ई है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं इसको। तो द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, तो ऑप्शन नंबर कौन जा रहा है, बाकी सब में प्रिंसिपल गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वुमन इज अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि क्या है, प्रिंसिपल की देवी है, मतलब सिद्धांत की रानी बोल सकते हैं, एक औरत है, ठीक है। वुमन ऑफ प्रिंसिपल, देखिए वुमन ऑफ प्रिंसिपल एक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है जिसमें कोई पार्टिकुलर टाइप का आदमी कोई पार्टिकुलर टाइप का मतलब काम करता है, तो उसको बोलते हो कि नहीं, अरे यार वो जानते हो उन, जैसे लौह पुरुष हो गए, तो कैसे संज्ञा दी जाता है, तो लौह पुरुष मतलब क्या, लोहा का आदमी है वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं भाई, वैसा वो काम किए हैं। यानी कि प्रिंसिपल कॉमन, यानी कि सिद्धांत से बना हुआ है, पूरी तरह से सिद्धांतिक है, इस सेंस में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा, प्रिंसिपल। देख लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूल और फैक्ट दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, आगे है, द कैटल डैश ग्रेजिंग डैश द फील्ड। चलिए, इज ओवर आर ऑन आर नियर इज थ्रू। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि कैटल एक वर्ड है ना, तो कैटल जो वर्ड है, वीडियो किससे रुक गया यार, या चलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया था, पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड एरर हो गया, पता नहीं क्या हो गया था। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बताइए, कैटल जो एक ऐसा वर्ड है, एक आपका कलेक्टिव नाउन है। कैटल क्या है, कलेक्टिव नाउन। चलिए, कलेक्टिव मतलब शो करता है कि जो है से ग्रुप ऑफ पीपल। तो कैटल जो होता है ना, उसका मतलब होता है मवेशियाँ, जो कि एक प्लूरल सेंस में यूज होता है। कैसे सेंस में, प्लूरल, ठीक है। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, कैटल हो जाता है, ट्राउजर्स हो जाता है, बाइनोकुलर्स हो जाता है, स्पेक्टेकल्स हो जाता है, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, आर्म्स हो जाता है, ये सब की प्लूरल सेंस में यूज होता है। देखने में नहीं लगता है लेकिन प्लूरल होता है। तो इसके साथ अगर नाउन प्लूरल है तो भर भी प्लूरल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे नाउन के साथ आपका भर भी प्लूरल लगेगा। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कैटल, इसके साथ आर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी और एक सी जा रहा है। अब आगे जाते हैं, फील्ड में क्या चल रहा है।
ओवर चल रहा है कि ऑन चल रहा है कि नियर चल रहा है कि थ्रू चल रहा है। अब चलेगा तो किस है फील्ड को, ओवर मतलब तो हम लोग दूसरा सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ओवर मतलब ऊपर से, तो क्या फील्ड के ऊपर से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। थ्रू भी नहीं जाएगा क्योंकि इज यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑन भी नहीं लगेगा, ऑन फॉर टच होता है एक पॉइंट पे टच, तो क्या एक जगह खड़ा होकर टच रहा है ऑन द फील्ड, नहीं, फील्ड में चल रहा है मतलब फील्ड के चारों ओर, इन भी रहता तो चला जाता। तो आर या नियर सही ऑप्शन जाएगा दोनों में। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके, आर इसीलिए लगा क्योंकि कैटल प्लूरल नाउन था, ग्रेजिंग इन द नियर इसलिए लगा क्योंकि फील्ड के नज़दीक की बात कर रही है, बाकी सारे ऑप्शंस नहीं जाएंगे, थ्रू भी नहीं जाएगा, ठीक है, इन रहता तो चला जाता। तो चलिए देख लीजिएगा, कैटल या प्लूरल, आर होगा, नियर मतलब क्लोजली लोकेटेड। दे आर होपफुल, अब होपफुल के साथ देखिए आप लोग डायरेक्ट पता होना चाहिए कि प्रिपोजिशन क्या आता है, ओके, तो होपफुल के साथ डायरेक्ट प्रिपोजिशन ऑफ आता है, ओके, इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, ओके, ऑप्टिमिस्टिक। चलिए, तो दे आर होपफुल ऑफ अ बेटर लाइफ, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, देख लीजिएगा, होपफुल ऑफ का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, चलिए ये दिया हुआ है होपफुल मतलब ऑप्टिमिस्टिक। इम्प्रूव कीजिए तो पार्ट को, इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बाउट अ फॉर्चूनर, चलिए फॉर्चूनर कार का नाम है, कैरीमिनेट यूज करते हैं तो चलिए, एक होता है ना हैव, देखे होंगे आपका V1 फॉर्म, तो हैव का पास्ट होता है हैड ना, और आप लोग को अगर थोड़ा सा पता हो कि हैड एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और पास्ट परफेक्ट इसमें हैड प्लस V3 का यूज होता है, ओके। तो यहाँ से इस सेंटेंस को अगर देखें तो इफ़ आई हैव हैड मनी नहीं, इफ़ आई हैड मनी होना चाहिए था। आप लोग लग रहा हो कि दो दो बार हैड हो गया, तो सही है भाई, एक हैड हेल्पिंग के जैसा यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा, और जो दूसरा हैड है वो हैव मतलब रखने वाला हैव जो होता है कि आई हैव अ पेन, जो मेरे पास है, रखने वाला सेंस है, उस टाइप के अगर वर्ब आएगा तो उसका बेचरी है ये हैड, बात समझ में आ रही है। तो हैड का यूज बिल्कुल ही सही है, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ओके। तो इफ़ आई हैड मनी, अब यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो बता रहे हैं आगे चल के, आई वुड हैव बॉट अ फॉर्चूनर, मतलब एक फॉर्चूनर खरीदा अगर मेरे पास पैसे होते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब थोड़ा सा आगे देखिए इसको, ऑप्शन सी हो गया, ई प्लस पार परफेक्ट टेंस वुड हैव बेचरी, देखिए क्या होता है, वुड हैव बेचरी एक पास्ट के बारे में अनफुलफिलमेंट जो विश होता है पास्ट के बारे में उसको दिखाता है, ओके, अनफुलफिलमेंट डिजायर ऑफ पास्ट को शो करने के लिए हम लोग हैड बेचरी प्लस क्या हैड प्लस V3, उसके बाद वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे ना हम विश का भी यूज करते हैं, जैसे कि आई विश, आई वर हमेशा वेयर ही लगता है ना, आई विश आई वेयर अ किंग, हमेशा ऐसे लगता है, तो अनफुलफिल्ड ऑफ पास्ट में हमेशा वेयर लगता है, देख लीजिएगा। चलिए, किसी भी पर्सन के साथ लगा कि आई के साथ वाज होना चाहिए था, नहीं, वर हो गया, अनफुलफिलमेंट विश्ड है। चलिए अब देखिएगा स्ट्रक्चर पिछले देख लीजिएगा ना, हैड ओके, हैड प्लस V3 होता है, उसके बाद आपको वुड हैव प्लस V3 देगा, वुड हैव प्लस V3, ये भी अनफुलफिलमेंट दिखाता है इवेंट पास्ट के बारे में, ओके। तो चलिए इस स्लाइड को तो हो गया, उस पिछले स्लाइड को, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिफोर आई मेट सचिन आई हैड अ बैड ओपिनियन ऑफ हिम, क्या जब मैं सचिन से मिलने से पहले आई हैड अ बैड ओपिनियन ऑफ हिम, मतलब उसके बारे में बुरा विचार था, तो था ना, एक हैड मतलब था, अब एक हैड मतलब रखता था, वो वाला मीनिंग सोचिए। तो क्या अब ये सही नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। आई हैड अ बैड ओपिनियन ऑफ हिम, उसके बारे में बहुत बुरा विचार था मेरे बारे में, लेकिन जब मिला तो पता चला कि अरे वो तो अच्छा लड़का था। तो यहाँ पे कोई आपको ज़रूरत नहीं है इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। हैड इज अ पास्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, पास्ट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स रिपोर्टेड अगेंस्ट द पुलिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब कि गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स करने का मतलब है लड़की पर लड़की, मैंने कि बहुत सारी लड़कियां क्या करी, कंप्लेन करने लगी, किसके अगेंस्ट, जो ये पॉलिसी था, पुलिस बोल दिया था क्या, पॉलिसी ऑफ कंपनी का जो बहुत बुरा पॉलिसी था उसके मतलब जो पॉलिसी था उसके अगेंस्ट बहुत सारे वुमेन जो है, ओके, क्या की विरोध कर रही थी और रिपोर्ट कर रही थी। तो रिपोर्ट अगेंस्ट बिल्कुल सही है, किस चीज़ के बारे में हमको विरोध जतना होता है तो वहाँ पे अगेंस्ट हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स कौन गड़बड़ है, तो इसमें पार्ट ए में एरर है ना, पार्ट ए में। अब पार्ट ए में एरर क्यों है से बताता है, देखिए एक वर्ड होता है नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ओके। तो जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है ना,
तो जो नाउन होता है आगे वाला नाउन और पीछे वाला नाउन दोनों नाउन सिंगुलर होता है। ओके, मीन्स इफ द दिस स्ट्रक्चर गिवन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन देन द बोथ नाउन्स ओके बिफोर एंड आफ्टर द गिवन प्रीपोजिशन इज सिंगुलर, जबकि यहाँ पे प्लूरल दे दिया है, गड़बड़ हो गया है। इसी यही पार्ट, तो इसी पार्ट में गड़बड़ी था, आपको लिखना चाहिए था गर्ल्स नहीं लिखना चाहिए था, गर्ल आफ्टर गर्ल लिखना चाहिए था। ओके, गर्ल आफ्टर गर्ल, लड़की पर लड़की, ठीक है, तो यही लिखा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। गर्ल आफ्टर गर्ल, डे बाय डे, रो अपॉन रो, ठीक है, ऐसे यूज होता है। ओके, तो ये सब कुछ देखे होंगे आप लोग, नाइट आफ्टर नाइट, तो ऐसे यूज होता है, देख लीजिएगा ये चीज़। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर आपको पता करनी है। ही वाज द मोस्ट एक्सलेंट हॉर्समैन एज एंड रोड एज इफ ही वर द पार्ट ऑफ द हॉर्स, मतलब क्या था, एक्सलेंट हॉर्समैन मतलब होता है कि एक बहुत अच्छा हॉर्स मतलब घुड़सवार था, जो क्या किया, ऐसा रोड मतलब राइड का है ना, ऐसा दौड़ाया जैसे कि घोड़ा से ही बंधा हुआ हो, ठीक ना, पार्ट ऑफ द हॉर्स मतलब घोड़ा से ही बंधा हुआ, मतलब बहुत तेज दौड़ा, कहने का मीनिंग यह चाह रहा है। तो इस पार्ट में गलती क्या है, पार्ट नंबर ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। देखिए यहाँ से पार्ट नंबर 15 का जो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी है, देखिए एक जो एक्सेलेंट वर्ड है, एक्सेलेंट या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, क्या है, नॉन ग्रेडेबल, मतलब कहने का मतलब है ना कि आपके पास कोई चीज़ अगर पैकेट में चीज़ भरा हुआ है तो उसमें और क्या भरिएगा, नहीं भर पाइएगा कुछ, लेकिन अगर पैकेट खाली होता है आप कुछ भर सकते हैं। उसी तरह से एडजेक्टिव का 3 पार्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अगर हम बोलते हैं गुड, एक बोलते हैं बेटर, एक होते हैं बेस्ट, तो बेस्ट जो है से नॉन ग्रेडेबल, उसको और बेस्ट नहीं बनाया जा सकता है भाई, और भी बेस्ट नहीं बनाया सकता है, यानी कि नॉन ग्रेडेबल है, यानी कि उसको और हम ग्रेड ऊपर नहीं दे सकते हैं। अब किसी का 100% आ गया, तो यार 100% आ गया तो उससे ज़्यादा क्या आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता है, तो उसको फिर क्या करोगे, मैक्सिमम कितना ला सकते हो, 100%, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते हो। अब 101% थोड़ी ना आएगा, रेलवे के एग्जाम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे कि आपको 101%, 104% आ जाएगा, ठीक है, तो फालतू की बातें हो गई। एक्सेलेंट एक नॉन ग्रेडेबल, तो यानी कि इसको और भी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते अगेन। और आप लोग देखिएगा कि मोस्ट एक वर्ड है, वो भी सुपरलेटिव बनाने वाला वर्ड ही है, जैसे कि ब्यूटीफुल का बनता है मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री। तो पार्ट नंबर यही गड़बड़ी था, एक्सेलेंट एक नॉन ग्रेडेबल क्या बोलते हैं एडजेक्टिव है, तो उसको और हम लोग हाई ग्रेड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अरे भाई भूख लगे तो और क्या खाओगे, जब तक रसगुल्ला नहीं मिलता है। एक्सेलेंट इज नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव यही है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ और होता है, जैसे अमेजिंग, अमेजिंग मतलब बहुत मतलब अचंभित चीज़, ऐसा कुछ है ही नहीं है, अब उसको और क्या बनाओगे भाई, वो तो ऑलरेडी नॉन ग्रेडेबल है। एंशिएंट मतलब पुराना, पुराना ऑलरेडी बहुत पुराना है, तो और क्या बनाओगे। ऑफुल, बॉइलिंग, डिलीशियस मतलब बहुत स्वादिष्ट, इनॉर्मस मतलब बहुत विशाल हो टाइप का, विशाल का है। एक्सेलेंट एक वर्ड था, तो ये सब क्या है, नॉन ग्रेडेबल है। तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था ही वाज एन एक्सेलेंट हॉर्समैन होना चाहिए था, उसके बाद जो दिया हुआ था तो उसको रिप्लेस कर लीजिएगा, मोस्ट वर्ड हटा दीजिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से फिलर्स आ जाता है 16 से 20 तक, देख लीजिए इसको। वीर डैश चंद्रकांता व्हेन ही हियर्ड द न्यूज़ ऑफ हर प्रेगनेंसी, ठीक है, तो क्या किया, आस्क आफ्टर, आस्क फॉर, आस्क अपॉन या आस्क इनटू। तो यहाँ से कहने का मतलब है ना कि यहाँ से देखिए हालचाल पूछने का सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जाता है फ्रेजल वर्ब आस्क आफ्टर, क्या जानता है, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब किसी का मतलब हेल्थ के बारे में पूछना होता है, तो हम लोग जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ना है, लग रहा है ना आस्क वर्ब या आफ्टर प्रीपोजिशन, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब के सेंस में, तो वहाँ पे आता है आस्क आफ्टर, ठीक है, आस्क आफ्टर। बाकी का मीनिंग भी आप लोग को बता दिया जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आस्क आफ्टर मतलब इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, ठीक है, जो आस्क आफ्टर मतलब क्या होता है, किसी के बारे में हेल्थ के बारे में पूछना, और आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड, कोई चीज़ को डिमांड करना, मांगना, उसको बोलते हैं आस्क फॉर, ठीक है। तो आस्क आफ्टर, आस्क फॉर, ओके, ये सब का मीनिंग आपका चला गया, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द गूगल हैज डैश ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन ओपनिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर यूजर्स, क्या किया है, गूगल हैज लॉन्च्ड ऑफ नहीं, बैक्ड आउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन ओपनिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर यूजर्स, या बैक फॉर या बैकअप, क्या किया है, चलिए ये देखते हैं। इसका मतलब सेंटेंस थोड़ा सा देख के समझ जाए कि गूगल हैज क्या किया है, ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन ओपनिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर यूजर्स, या तो समर्थन किया है या तो फिर समर्थन हटा लिया है, क्या जाएगा मीनिंग, देखिए गूगल हैज, एक स्लाइड 2 बार बन गया, ओके। तो बैकआउट मतलब होता है
टू बी फेल टू की प्रोमिस, यानी कि जो प्रोमिस किया ना उससे मुकर जाना। ओके, और बैकअप मतलब होता है सपोर्ट करना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सही मीनिंग जा रहा है बैक्ड आउट, मतलब जो सपोर्ट दे रहा था यानी कि जो काम करने के लिए दोनों राजी हुआ था, दोनों प्राणी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, उसे गूगल अपना हाथ खींच लिया। तो यहाँ पे बैक्ड आउट मीनिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बैक्ड आउट, यानी कि अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, किसी प्रोमिस जो किया था उसको, प्रोमिस को फुलफिल करने में फेल हो जाना, यानी कि अब समर्थन वापस लेना, ऐसा नहीं जा सकते हैं। और बैकअप मतलब होता है समर्थन करना। ओके, हेल्प करना, तो यही है। और इसका देखिए ये सब वही है, बैकअप, बैकअप और बैकअप। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे बैकअप और बैकफोर भी दिया हुआ है। ये सब तो ऐसी गलती हो गया क्योंकि हैज जो सेंटेंस है, हैज के पास भीतरी लगता है ना, तब थर्ड फॉर्म देख के लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यू कांट डैश एम एस धोनी ओनली फॉर क्लिंचिंग द वर्ल्ड कप। देखिए वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कप क्लिच करने के लिए आप एम एस धोनी पर क्या कुछ लग रहा है डिपेंड रह सकते हैं, तो क्या मीनिंग जाएगा? बैंक विथ, बैंक डाउन, बैंक अपॉन या बैंक फॉर। देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा बैंक अपॉन। बैंक अपॉन मतलब डिपेंड ऑन समवन फॉर समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ पर, प्राणी पर आप लोग डिपेंड अगर हैं तो वहाँ पे हम लोग बैंक अपॉन यूज करते हैं। क्या चीज़? बैंक अपॉन का यूज करते हैं। ठीक है, किसी पर डिपेंड होने के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप के लिए आप सिर्फ एम एस धोनी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना, नहीं तो पता है ना। तो देखिए एक तो आप बैंक अपॉन यूज कर सकते हैं या फिर काउंट ऑन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है टू डिपेंड, मतलब किसी पर डिपेंड होना, डिपेंड मतलब रिलाई ऑन, दोनों सेम मीनिंग है। समवन या समथिंग, किसी पर डिपेंड होना, उसको बोलते हैं हम लोग बैक अपॉन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। द डिमाइस ऑफ एसेसर, डिमाइस मतलब होता है डेथ। ओके, देखिए सब जगह हम लोग डेथ वर्ड यूज नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम लोग पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि वो एक जॉबलेस है बोलने में कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हैं, जैसे बोलते हैं ही इज बिटवीन जॉब्स, मतलब जॉब के पीछे नहीं तैयारी वारी कर रहा है, जॉब लगेगा नहीं भगवान जाने, बट वह बिटवीन जॉब्स है, यानी कि जॉब के बीच में है। लगा है कि नहीं लगा है, लगेगा कि नहीं लगेगा अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, बिटवीन जॉब तैयारी कर रहा है बेचारा, लेकिन किसी को जॉबलेस बोलेगा जॉबलेस है हाउ इरिटेटिंग। ऐसे सर मतलब होता है सुशांत सिंह राजपूत। द डार्क साइड ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्या हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु हुआ, तो जो डार्क साइड मतलब जो भारतीय फिल्म सिनेमा का बहुत सारा एक जो अनटोल्ड या फिर अन सीन ये स्टोरी बाहर निकल कर आया। क्या? ब्रेकआउट, ब्रेकअप या ब्रोक थ्रू या ब्रोकअप। सही मीनिंग क्या होना चाहिए था? देखिए यहाँ पे आइए कुछ कुछ जब उसका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था? ब्रेकआउट मतलब टू स्टार्ट सडनली डिजीज, यानी कि ब्रेकआउट मतलब कोई डिजीज वगैरह चाहे कोई लड़ाई वगैरह शुरू हो जाए तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। देखिए ब्रेकअप मतलब तो सब कुछ जानता है, सबका ब्रेकअप होता है, तो टू एंड हो गया। और ब्रेक थ्रू मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो लोग नहीं जानता था वो चीज़ निकला, तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ओके, ब्रेक थ्रू। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी, इसका पास्ट टेंस यूज कर लीजिएगा, डिमाइस ऑफ एसेसर। ब्रोक आउट, ब्रोक थ्रू मतलब वो चीज़, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो अनछुआ हुआ पल होता है वो चीज़ बाहर निकल गया, या डार्क साइड निकल गया, या इंडर फिल्म इंडस्ट्री का डार्क साइड बाहर निकल कर आ गया। तो यहाँ पे ब्रोक थ्रू यानी कि कोई सीक्रेट वगैरह को रिवील करना, हम उसको ब्रोक थ्रू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। YouTube इंट्रोड्यूस्ड डेटा सेवर फीचर्स फॉर इट्स यूजर्स टू डैश इंटरनेट कंजप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग जा रहा है। YouTube एक इंट्रोड्यूस किया है डेटा सेवर फीचर। ठीक है, मतलब कि डाटा हम लोग यूज करते हैं तो कभी 144, 240, 360p वगैरह में आप लोग देखते होंगे वीडियो, तो वो सब डाटा सेविंग फीचर्स हैं। टू डैश इंटरनेट कंजप्शन यानी कि कहीं तरह से, मतलब क्या, अगर कम किया जा रहा होगा तो कुछ डाटा आपका कम खर्चा होगा, तो क्या होगा? अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड यूजर्स टू इंटरनेट कंजप्शन, क्या ब्रिंग इन, ब्रिंग अप या ब्रिंग डाउन या ब्रिंग फॉरवर्ड, तो कुछ ऐसा मीनिंग जाना चाहिए जो कि आपको कम करे। तो कम करने वाला प्रेजर वर्ब देख लीजिए। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना। ठीक है, किसी के सामने प्रेजेंट करना, ब्रिंग फॉरवर्ड टू। ब्रिंग डाउन मतलब होता है टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट और रिड्यूस इन पोजीशन। देखिए ठीक है, और ब्रिंग इन मतलब होता है टू प्रोड्यूस और अर्न, और एक होता है आपका ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। तो जैसे चाइल्ड वगैरह का ब्रिंगिंग होता है ना, लालन पालन करना, तो उसमें हम लोग ब्रिंगिंग अप का यूज करते हैं, तो कहीं कहीं सेंटेंस में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ब्रिंग इन मतलब होता है कोई चीज़ को कमाना। ठीक है, और ब्रिंग डाउन का मतलब है कोई चीज़ की मात्रा को कम करना। ठीक है, या गवर्नमेंट का तख्ता पलट भी कर देना, कभी कहीं मीनिंग इसका जाता है। ठीक है, तो यह देखिएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ मीनिंग जाना चाहिए था ब्रिंग डाउन। ठीक है, क्या था? ब्रिंग डाउन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही था, और इसमें 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का है, तो
देख लीजिएगा, प्रैक्टिस बाकी करते रहिएगा, बहुत सारे ग्रामर्स का पार्ट आते जाएगा। और वोकैब सेक्शन जो वोकेबलरी हम लोग वैल्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंगेजिंग इंग्लिश सीरीज का, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप का वोकेबलरी देखते हैं, उसको जल्दी लाने का कोशिश किया जाएगा। और वीडियो थोड़ा अपना कंटिन्यू रहेगा, मैं भी ना बहुत दिन से डिसकंटिन्यू हूँ यूट्यूब पे। ओके, तो सो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम एंड थैंक यू वेरी मच।